नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री इतनी जल्दी में क्यों दिख रहे हैं? आजकल बड़ी जल्दी फैसले ले रहे हैं। कहीं गवर्नर हटा रहे हैं तो कहीं नए गवर्नर बना रहे हैं। राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं फटाफट उनकी नियुक्तियां हो रही, नामांकन हो रहे हैं और हर जगह हर कुर्सी पर अपने खास आदमी फिट कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी हड़बड़ाहट में ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या वाकई रिटायरमेंट प्लान की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं और उससे पहले बहुत से जो पेंडिंग मामले हैं उनको निपटाना चाहते हैं? और अगर 11 सितंबर को, अगली 11 सितंबर को मोहन भागवत जो 75 बरस के हो रहे हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो 7 दिन बाद 17 सितंबर को मोदी जी क्या फैसला लेंगे? अब दोस्तों, अचानक मोदी जी की ये जो हड़बड़ाहट है इसलिए चौंकाती है क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो इंजॉयमेंट मोड में थे। मोदी जी इंजॉय कर रहे थे, कभी एक देश तो कभी दूसरे देश, कभी अफ्रीका तो कभी लैटिन अमेरिका, फिर वापस अफ्रीका। छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे देश और अनजान से देश, और 5-5 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए विदेश दौरे पर मोदी जी और उनका जहाज। यहां तक कि देश में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। 10,000 तो भाई सब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ। जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए। तो कहाँ तो मोदी जी एंजॉयमेंट मोड में थे। और 3 दिन पहले जब मोहन भागवत का बयान आया रिटायरमेंट पर कि 75 साल में रिटायरमेंट होना ही सही है, ये जैसे ही बयान आया तो मोदी जी एकदम से हड़बड़ा गए, अलर्ट मोड में आ गए। एंजॉयमेंट मोड से अलर्ट मोड में चले गए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब दोस्तों, भागवत के इस बयान के बाद जो अलर्ट मोड है मोदी जी का, उसकी 2 खासियत है। एक, जल्दी फैसले ले रहे हैं, यानी जो फाइलें मोदी जी के टेबल पे महीनों से पड़ी थी उस पर फैसला हो रहा है। और दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने खास आदमी को सही जगह पर बैठा सकें, फिट कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर आज ही 3 गवर्नर हटा दिए, 3 नए बनाए। और ये जो 3 बनाए, जिसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उसमें 2 आदमी अपने फिट कर दिए मोदी जी ने, और 1 आदमी नायडू बाबू का फिट कर दिया। अब नायडू बाबू का आदमी तो फिट करना ही है भाई, बैसाखी पे सरकार चल रही है मोदी जी की, नायडू बाबू के रहमो करम पर। तो हुआ क्या, नायडू के खास दोस्त अशोक राजू, इनको गोवा का गवर्नर बना दिया गया। हरियाणा में मोदी जी ने प्रोफेसर आशिम घोष, भाजपाई, बीजेपी के करीबी, मोदी जी के करीबी, उनको बना दिया। और लद्दाख में बीजेपी के कविंदर गुप्ता, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। और इससे पहले राज्यसभा में जो 4 एमपीज नॉमिनेट हुए, उसमें आप कह सकते हैं यूँ तो चारों आदमी मोदी जी के जानने वाले थे, लेकिन 2 आरएसएस कोटे से थे और 2 मोदी जी के खास थे, जिसमें उज्जवल निगम, मुंबई के बड़े मशहूर फौजदारी के वकील हैं, इनको मोदी जी ने सेट कर दिया, राज्यसभा का एमपी बना दिया। और मोदी जी के एक बड़े प्रिय फॉरेन सेक्रेटरी, जयशंकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और फॉरेन सेक्रेटरी मोदी जी के जो बड़े प्रिय थे, जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। अब हर्षवर्धन को भी उन्होंने राज्यसभा में एक सीट दे दी। यानी कुल मिलाकर मोदी जी की कोशिश है कि जो अपने आदमी हैं उनको जल्द से जल्द बर्थ देते जाओ। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। मोदी जी चाहते हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कि मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करें। यानी कुछ लोग जो मोदी जी के खास थे, जिनको अब तक वो ऑब्लाइज नहीं कर पा रहे थे, उनको वो मंत्री का स्वाद चखाना चाहते हैं। यानी आप आने वाले समय में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल देखेंगे, जहां मोदी के कुछ लोग नए मंत्री बनेंगे। और यही नहीं, बीजेपी का जो संगठन है, पार्टी का संगठन है, वहाँ भी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं और हो सकता है कि नड्डा भी बदल दिए जाएं, कोई नया आदमी बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बने और वो भी मोदी जी का ही आदमी हो। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या वाकई मोदी जी रिटायरमेंट मोड में हैं और अपने बचे खुचे काम उनको कंप्लीट कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, जिन लोगों को अब तक सेट नहीं कर पाए उनको सेट कर रहे हैं, या फिर मोदी जी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? अब दोस्तों, इतने मुश्किल सवाल का कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई एक्सपर्ट ही जवाब दे पाएगा जो मोदी जी को बरसों से रिसर्च कर रहा हो मोदी जी पर। हमारे साथ आज श्रवण गर्ग होंगे,
गुजरात में भी पत्रकारिता की, दिल्ली में भी पत्रकारिता की, मध्य प्रदेश में भी की। हिंदुस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोदी जी को गुजरात से जानते हैं। मैंने आज उनको बुलाया, उनको सुनिएगा। और उसके साथ हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, जो तकरीबन 30-32 वर्षों से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी भी देख रहे हैं, आरएसएस पर भी नज़र रखते हैं और बहुत ही क्रिटिकल हैं, बेखौफ बोलते हैं, डरते नहीं किसी से। तो आप लखेड़ा साहब को सुनिए, श्रवण गर्ग को सुनिए और पिक्चर क्लियर होगी मोदी जी के माइंड में चल क्या रहा है, 17 सितंबर को होने क्या वाला है। लखेड़ा साहब, मान लीजिए जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि साहब 75 बरस के बाद अब चली चला की बेला होनी चाहिए, 75 बरस के बाद आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए, जब वो शॉल ओढ़ ले दूसरे को मौका देना चाहिए। अगर 11 सितंबर को मिस्टर मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया तो क्या मोदी पर दबाव होगा, क्योंकि 7 दिन बाद वो 75 बरस के पूरे हो रहे हैं, और क्या इसीलिए जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं? देखिए मोदी क्या करते हैं कि उनको अगर इससे फायदा हो रहा है इस्तीफा दे करके, वो इस्तीफा भी दे देंगे। अगर उनको फायदा दिख रहा है कि इससे उनका अगर उनको लगेगा कि इससे उनका फायदा हो रहा है तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस्तीफे के अलावा राजनीति भी छोड़ने को कहेंगे, वो भी कर देंगे वो। लेकिन मुझे डाउट है उनकी जो प्लानिंग्स होती है उस पर डाउट होता है हर आदमी को। देश के लोग जो देश में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां जिस तरह से संसद और संसद के बाहर, और जिस तरह से उनकी अलोकप्रियता लगातार घट रही है, और सारे जो उनका जो इवन आरएसएस में भी उनका जो सपोर्ट बेस है, आरएसएस में तो कहा जाता है कि उनके अपने लोग ही मोहन भागवत के आसपास बैठा रखे, इसलिए आरएसएस जो है जब भी उनको आंखें दिखाती है तो वो उनके मोदी के लोग कहते हैं ये तो गिदड़ भभकी है। तो सवाल ये है कि क्या प्रेशर तो है, प्रेशर पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि अगर मोहन भागवत अगर सच में इस्तीफा देते हैं तो ये तमाम जो नाराज ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनको एक स्वर जरूर मिल जाएगा। एक स्वर इसलिए मिल जाएगा कि वो कहेंगे भाई आप भी तो कुछ सोचो। हालांकि ये करने नहीं जा रहे, लेकिन ये कहा जाएगा कि आप भी कुछ सोचो, तो प्रेशर बिल्डअप होगा। अब इनके सामने एक फंडा क्या है? इनके सामने फंडा ये है कि भाई ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी है जो मैं इस्तीफा दूं, ये तो एनडीए की गवर्नमेंट है। इसमें तो चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट कर रहे हैं और इधर नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सेटिंग करने में बड़े माहिर है। ये चंद्रबाबू नायडू को कह देंगे कि भाई ऐसा कह दो कि अगर हम मोदी को प्रधानमंत्री रहते भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी को नहीं करेंगे। तो ये सारी तिकड़ में सारी चालें जानते हैं। मुझे लग रहा है कि श्रवण जी इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। नहीं, मैं आ रहा हूं। मैं श्रवण जी, बड़ी जल्दी मोदी जी आजकल फैसला ले रहे हैं। एक गवर्नर से रिजाइन कराया, दूसरे गवर्नर से रिजाइन कराया, अपने पुराने साथी और नायडू बाबू के दोस्त अशोक राजू, गणपति राजू, उनको जो है उन्होंने गवर्नर बना दिया, एक और को गवर्नर बना दिया। राज्यसभा में जो है एमपीज की फाइल पेंडिंग पड़ी थी, उसको मोदी जी ने आते ही साइन किया और भेज दिया उसको, जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के यहाँ। तो अप्रूवल दे रहे हैं। हम देख रहे हैं राज्यसभा में गवर्नरशिप में, स्टेट प्रेसिडेंटशिप में रिशफल करना चाहते हैं, अपनी कैबिनेट बदलना चाहते हैं, नया अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं। ये जल्दबाजी क्यों है? ये दबाव है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, एंजाइटी है? क्या हो गया मोदी जी को अचानक? इस समय चारों तरफ से दबाव में। ओके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, देश के स्तर पर, जनता के स्तर पर, चारों तरफ से दबाव में, और वो कुछ करते हुए दिखाना चाहते हैं। ये इसमें देखिए कि नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो काफी समय से पेंडिंग था, उस काम को निपटा रहे हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है जिसको वो करें। पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, मानसून सत्र है, उसके पहले उनको बहुत सारी चीजें करना है जिससे देश का ध्यान वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। जैसा लखेड़ा जी ने कहा कि वो प्रेशर में है और ध्यान बटाना चाहते हैं। मोदी जी जो है, जो भी काम करते हैं, सुई भी इधर से उधर उठा के रखते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करते। ओह, तो इसलिए ये सारी चीजें जो उन्होंने की हैं, उनको राजू को जो बनाया है, फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर थे, उनको बनाया है। लद्दाख का गवर्नर उन्होंने जम्मू के आदमी को बनाया है, जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर था सरकार में, जो पहले की सरकार थी उसमें।
ये पूरा का पूरा, अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, नया कॉन्फ्रंटेशन हुआ है लेफ्टिनेंट जी गवर्नर के साथ, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और मोदी जी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मोहन भागवत का जो फैक्टर है, उसका उसकी कोई अहमियत नहीं है। जी पहली चीज तो ये कि मोहन भागवत इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मोहन भागवत अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर मोदी जी से इस्तीफा मांगने वाला कोई बचेगा ही नहीं। उनकी जगह जो भी आदमी आएगा वो मोदी जी का आदमी आएगा, संघ चालक की जगह, सरसंघ चालक की जगह। इसलिए मोदी, मतलब अगर इनका जन्मदिन पहले होता और उनका बाद होता भागवत का, तो बहुत सारी बातें समझ में आती। तो न तो भागवत दे रहे हैं इस्तीफा, न मोदी जी दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को तो इस्तीफा क्यों देना चाहिए, मतलब एक बड़ा कारण ये है कि मोदी जी, जो कॉन्फिडेंस है मोदी जी का या विश्वास का जो मत है, वो पार्टी का विश्वास का मत है उनके पास। उनके पास कोई आरएसएस का विश्वास के मत पर नहीं है वो पार्टी के नेता। और जैसा इन्होंने कहा लखेड़ा जी ने कि एनडीए का भी विश्वास का मत उनके पास है, कि जेडीयू का भी है और तेलुगु देशम का भी है जी और बाकी जो अलाइज हैं उनका भी है। ये जो है आरएसएस को मोहन भागवत जो कर रहे हैं, उसका देखिए कोड़ी भर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये न तो मोदी जी पर होने वाला है, न बीजेपी पर होने वाला। इसमें अल्टीमेटली जो होगा, वो नुकसान जो होगा वो संघ का होगा और भागवत का होगा। मोदी जी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। मोदी जी बहुत श्रूड तरीके से, बहुत सोची समझी राजनीति के तरीके से अपना काम कर रहे हैं और वो आप देखिए कि बड़े बड़े परिवर्तन अब करने वाले हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का की जो खबर है कि ये जो जी इंटेंसिव रिवीजन का है, ये पूरे देश में करवाने वाले हैं। आप देखिएगा वन नेशन वन इलेक्शन की जो चीज चल रही है, उस वो भी बहुत तेजी से चल रही है। हमको इस घटनाक्रम पर देखना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में मोदी जी और क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। और विपक्ष से कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, मोदी जी कर रहे हैं, कोई सरकार का कोई आदमी नहीं कर रहा। हमको इस चीज की तैयारी में रखना चाहिए कि देश में कोई बड़े परिवर्तन मोदी जी करने वाले हैं। उसमें संवैधानिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। ये तो ठीक है, ये कैबिनेट रिशफल वगैरह तो बहुत लॉन्ग ओवर ड्यू है। कई लोगों को उनको हटाना है, कई लोगों को लेना है, ये तमाम चीजें तो करेंगे। पर जो बिहार को लेकर जो फैसला हुआ है और जो दूसरी जगह को देश को लेकर जो होने वाला है, खासकर असम को, बंगाल को, केरल को, तमिलनाडु को, जहां चुनाव होने वाले हैं, वो बड़े फैसले अभी हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। जी, एक और सवाल जो है वो बड़ा लाजमी सा सवाल है, और हालांकि उसका जवाब लखेड़ा साहब ने दिया, लेकिन मैं आपसे करना चाह रहा था। मान लीजिए अगर वाकई मोहन भागवत 11 सितंबर को, जब वो 75 साल के पूरे होते हैं, एक सरप्राइज दे देते हैं, वो अपनी कुर्सी से हट जाते हैं, तो क्या ये एक प्रेशर होगा, मोदी पे प्रेशर होगा? और क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर जो बगावत के सुर हैं, जो बगावत की जो 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 शोर है, वो और बढ़ेगा? ऐसा है, प्रेशर हो सकता है मिस्टर मोदी पे? नैतिक कोई दबाव की प्रेशर बात कर रहा हूँ। कोई प्रेशर नहीं होगा और बीजेपी में कोई बगावत के स्वर नहीं है। हम जो बगावत को सूंघते हैं वो ये जो गडकरी साहब जैसे कभी कभी कुछ कहते हैं कि अहंकार वगैरह वगैरह, तो उसको लेकर हम लोग हम हमारे मन में कुछ विचार आता है कि कोई बगावत चल रही है। कोई एक आदमी नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा सके। पब्लिकली एक आदमी क्या, जो पूरी की पूरी पार्टी में। इसलिए आरएसएस के सबसे बड़े घोड़े हुआ करते थे शिवराज सिंह। शिवराज सिंह देखिए किस तरह से उनको टेम कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीन ली, केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया, और अब वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर की जो जरूरत है वो जी राज्यों को पूरी करना। मोदी जी ने हर एक आदमी को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, इसलिए ये बगावत भी नहीं होगी। और भागवत साहब अगर इस्तीफा दे दें तो मोदी जी सबसे पहले आदमी होंगे जो उसका स्वागत करेंगे,
कि ये अब जो है आरएसएस जो अब बनेगी वो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ काम करने वाली बनेगी। अभी कॉन्फ्रंटेशनल जो बीजेपी आरएसएस है वो खत्म मोदी हो जी को जाएगा। बर्दाश्त नहीं। जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में चाहे राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, या फिर वसुंधरा राजे हो, या योगी आदित्यनाथ हो, लंबी फेरिस्त है, रविशंकर प्रसाद भी हैं उसमें, राजीव प्रताप रूडी भी हैं, उसमें एक लंबी फेरिस्त है। क्या ये जो लोग हैं बंद कमरे में जो बात करते हैं वो सामने नहीं कर पाते? क्या मोदी जी का डर है, ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, या मोदी जी शुरू से गर्ग साहब ये डराने की राजनीति पर उनका बड़ा भरोसा है, सामने वाले को डराओ? मोदी जी अगर गुजरात से फॉलो करें तो वो डराने की राजनीति करते हैं, और इन सब लोगों के चिट्ठे मोदी जी के पास हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं। रविशंकर प्रसाद को अगर असेठ होते तो मंत्रिमंडल से क्यों निकालते? आप सोचिए, शाहनवाज हुसैन को मंत्रिमंडल से क्यों निकालते? वो क्यों मुख्तार नहीं? अब्बास नकवी और मुख्तार अब्बास नकवी क्यों नहीं है मंत्रिमंडल में? ये लोग सरकार को सबसे ज्यादा डिफेंड करने वाले आज की तारीख में शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। अभी डेलीगेशन लेके गए थे रविशंकर प्रसाद यूरोप में। तो इसलिए मोदी जी ने सबकी काट निकाल रखी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक भी आदमी ऐसा है। और वहां महाराष्ट्र में गडकरी के खिलाफ उन्होंने फडणवीस को खड़ा कर रखा है पूरी तरह से। तो इसलिए मतलब आरएसएस जो है गडकरी के भी साथ है और फडणवीस के भी साथ है। ये पता करना मुश्किल है कि आरएसएस सबसे ज्यादा किसको चाहता है, फडणवीस को कि गडकरी को, जबकि दोनों में नहीं बनती है वहां महाराष्ट्र की राजनीति में। तो इसलिए ये जो चलता है बगावत, कुछ नहीं है बगावत। मोदी जी के खिलाफ कोई बगावत नहीं हो सकती, मतलब पार्टी में भी नहीं हो सकती, और संघ में ऑलरेडी दो टुकड़े हो चुके हैं जो ऊपर से दिखते नहीं है। एक बड़ा धड़ा जो है वो मोदी जी के ऊपर निर्भर है। मैंने तो पहले भी एक चर्चा में कहा है कि वो इतनी बातें करते हैं, वो खुद 75 के और इस्तीफा दे दें, त्याग पत्र दे दें। बड़ी बात गर्ग साहब ने कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर हिम्मत ही दिखानी है भागवत को तो कहीं ना कहीं वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर जो भी बाकी लोग हैं, चाहे गडकरी हो, राजनाथ हो, योगी आदित्यनाथ हो, बंद कमरे में जो बातें होती हैं उसके कोई मायने नहीं। सबकी दुखती रग मोदी जी के हाथ में है, सबकी कमजोर कड़ी जो है मोदी जी के पास है। एक चीज मैं लखड़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा था, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप तमाम बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, बंद कमरों में भी बातचीत आपकी होती है सारी पार्टी के नेताओं से। क्या बीजेपी के नेता वाकई डरते हैं? आपसे जो बातें करते हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, ऑन रिकॉर्ड मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलते? क्या रविशंकर हैं, रूडी हैं, शाहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार हैं, अब्बास नकवी हैं, गडकरी जिनके नाम गर्ग साहब ने लिए, क्या इनको कहीं ना कहीं डर है कि इनका वही हाल होगा जो विपक्ष का हाल है? ईडी छोड़ दी जाएगी, सीबीआई छोड़ दी जाएगी, क्या मोदी जी का डर है? ये मेरा सवाल है पार्टी के अंदर। देखिए, मोदी ने जो सबसे बड़ा जो नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी का, वो किया कि उन्होंने पार्टी के भीतर ही जो हायरार्की थी उसको पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। उसमें कर दिया कि अगर आप मोदी और सरकार और संगठन में दोनों में दूरियां होती थी, और संगठन प्रबल होता था, मजबूत होता था, और संगठन में जाने की बात को बड़ा गौरव की बात मानी जाती थी। लेकिन आज हालत यह है कि मोदी जी ने संगठन और सरकार की खिचड़ी पका दी, और इनके रिजिम में एक इतना सत्ता का इतना केंद्रीकरण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है और सरकार ही भारतीय जनता पार्टी है। जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पैटर्न पर ये पूरी भाजपा को ले आए। और लोग डरते हैं, इनके नेता डरते हैं, मंत्री डरते हैं। जब आप मंत्री, क्या डर है मंत्रियों में मोदी के नीचे? क्योंकि आपका इंटरेक्शन सीधे होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, देखिए बहुत ज्यादा डर है। लोग छिप के बातें करते हैं, मोबाइल पास नहीं होता तब बातें करते हैं। जो खुलापन था पार्टी के भीतर वो सब खत्म हो चुका है, और जहां जितने अयोग्य लोग राज्यों में पार्टी संगठनों पर कब्जा, विवादित लोग और अयोग्य लोग, दो पहचाने मोदी जी के नेतृत्व वालों की, कि दो पहचाने अयोग्य और जितने लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता था आज तक, वो मोदी जी की कैंप में शामिल हैं। और जिसको गुजरात लॉबी कहा जाता है कि गुजरात लॉबी के आप अगर लॉयलिस्ट हैं, करीब हैं,
तो सब कुछ आपका फायदा होगा। आरएसएस क्यों खुश है? क्योंकि आरएसएस का 200 करोड़ का हेडक्वार्टर दिल्ली में बन गया जी। करोल बाग में, तो आरएसएस वाले खुश से। आज तक क्यों नहीं बना वो हेडक्वार्टर? इसलिए जो पूरा पैटर्न है, डर का माहौल आरएसएस में भी है। मैं बता दूं आपको, डरे हुए लोग गुजरात में, इनको इनको पता है कि गुजरात को लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल किया, और उसको पता है कि कैसे डराया जाता है लोगों को, उनकी फाइलें बना के, जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं। और ये डर का माहौल संगठन के अंदर भी है, सांसदों के अंदर भी है, पार्टी के भीतर भी है, लेकिन लोगों की जुबान नहीं खुलती है, लोग बोल नहीं पाते हैं। अब ये देखिए ना कि कुछ दिन पहले कि आप जैसे मोदी जी आएंगे तो थपथपाएंगे टेबल को, ये गुलामों की पार्टी बना दी गई, जहां कोई बोलने की कोई आजादी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते जी। सबकी फाइलें बनी हुई हैं, बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, पार्लियामेंट में जब हम मिलते हैं, बंद कमरे में मुलाकात होती, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत कुछ नहीं। अंतिम सवाल गर्ग साहब पूछ रहा हूँ, जो आपने बताया, जो लखेड़ा साहब ने बताया, दोनों ही आप लोग वरिष्ठ हैं और बरसों से बीजेपी को आप देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं। क्या मैं कहूँ कि अगर पार्टी का नेता, पार्टी का मंत्री, संगठन का पदाधिकारी या आरएसएस का पदाधिकारी, अगर ये लोग मोदी जी से इतना डरते हैं कि जुबान खोलने से उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या माने कि ये जो लक्षण हैं वो एक तानाशाह के हैं? मोदी जी वाकई डिक्टेटर है, एक डिक्टेटर जैसी उनका ऑपरेशन है? देखिए, इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है कि उसको 3 साल पहले एक सवाल पूछवाया गया अमित शाह जी से। अमित शाह जी के लिए पूछा गया कि हिम्मत किसकी होगी, कि लोग कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं, तो बोले मैं कहूंगा बिल्कुल तानाशाह नहीं है। ये अमित शाह जी ने कहा एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में। ये पूरा का पूरा जो उनका स्टाइल है, तानाशाही कोई इस तरह का एक सिस्टम है। तानाशाही कोई शब्द नहीं है, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था ये है कि इसमें जो ऊपर से ऑर्डर आता है, ऊपर से जो कहा जाता है, वही सही माना जाता है। तो या तो आप कहे को समझिए, या उस आदमी के चेहरे की भाषा को समझिए, या उसके व्यवहार को समझिए। तो पूरी पार्टी मोदी जी क्या चाहते हैं वो समझती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो लोग उनसे नाराज हैं वो अपने आप चले जाते हैं, मतलब दूर हो जाते छोड़ हैं। देते चाहे फिर स्मृति ईरानी हो, या कंगना हो, या और तमाम लोग जो आपने जितने नाम लोग। हाँ बताया, जितने लोग हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। और हिम्मत नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास इस तरह की चीजें हैं उनके जमीन के नीचे, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते लड़ाई को किसी भी लेवल पर। तो मोदी जी का काम करने का तरीका गुजरात का है। वो फोन पे गुजरात में इस्तीफा लेते थे, और ये रूपाणी का इस्तीफा फोन पे लिया गया जब वो चीफ मिनिस्टर थे। जी पटेल साहब को उसके बाद बना दिया गया, और वही पटेल साहब बने हुए हैं। तो जी ये चरण पादुका राज जो चल रहा है गुजरात में, वो पूरे देश में बीजेपी स्टेट्स में चल रहा है। और वो जरूरी इसलिए है कि अगर मोदी जी ने छूट दे दी तो फिर केंद्र में बीजेपी की हुकूमत चली जाएगी। वो एक जो ताकत दिखाना बहुत जरूरी है इस समय, जबकि मोदी जी जनता के बीच में कमजोर हैं। इसलिए पार्टी पर पकड़ ज्यादा जरूरी है। अगर जनता के बीच में मजबूत होते तो फिर वो पार्टी में अलग जी हैसियत होती। जी। ये है पूरा का पूरा मामला जी। लास्ट क्वेश्चन लकड़ा साहब, सिर्फ 30 सेकंड है। आपको लगता है कि जी। चलिए मान लिया 17 सितंबर किसी तरह से मोदी जी निकाल ले जाए, जिस दिन उनको इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता हो सकता है इस्तीफा ना दे आप करें, लेकिन अगर बिहार हाथ से निकल जाता है, बंगाल हाथ से निकल जाता है, बिहार में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, 30 सेकंड का जवाब चाह रहा हूँ, क्या तब मोदी पे बहुत प्रेशर होगा और मोदी बहुत ही एक वीक विकेट पे होंगे अगर इन परिस्थितियों में वो बिहार और बंगाल भी हारते हैं? देखिए देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोदी की जो विफलता है, वो विफलता जो सामने आई है हम सब लोगों के सामने है, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति में क्या वो इस्तीफा देंगे या इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा। उसके सारे, उनके इस्तीफे की मांग बढ़ने के सारे कारण आज की तारीख में मौजूद है। लेकिन क्या ऐसा होगा? असली सवाल तो ये है कि क्या ऐसा होगा। जी लेकिन देखिए, आज आज जो देश को प्यार करने वाले जो लोग हैं, हम सब लोग,
जो देश को प्यार करते हैं, और विदेशों में करोड़ों लाखों लोग रह रहे हैं जो देश को प्यार करते हैं, इस भारत के को टूट रहा है। मोदी की जो पॉलिसीज है उसकी वजह से भारत आज टूटता हुआ दिख रहा है, उसकी प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का लगा है। तीसरी दुनिया के जो मुल्क थे, जो भारत के साथ एसोसिएशन में गौरव की बात समझते थे, वो आज भारत से मुंह मोड़ रहे हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां मौजूद हैं मोदी जी पर ये दबाव पड़ने की कि वो पद से हट Step जाए, down. खाली करे किसी दूसरे के लिए। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी फेलियर्स हैं उसके लिए उनकी विफलताएं जिम्मेदार हैं, और उनके भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरी तरह गुलामी में जी रही है, उसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, हमारे दोनों एक्सपर्ट और दोनों ही महारथी, मैं कहूँगा, राजनीति को समझने, परखने वाले, समझाने वाले, दोनों एक्सपर्ट्स का जो लबो-लुआब है, अगर मैं जिस्ट निकालूं तो उन दोनों का ये कहना है कि गलतियां पे गलतियां हैं, विफलताओं पर विफलता है, नाकामी पे नाकामी, हर मोर्चे पर मोदी फेल हो रहे हैं और पार्टी में एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट है देश की तरह, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर मोदी जी से कुछ कह सके, क्योंकि सबकी फाइलें जो है वो मोदी जी के पास हैं। तो एक तरह का एक ऐसा डिक्टेटर रिजीम चल रहा है जहां लोग परेशान हैं, जहां लोग बेचैन हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि उनका हाल क्या होगा। वो हाल होगा जो उमर खालिद का इन्होंने जिक्र किया या संजीव भट्ट का जिक्र किया कि फिर जेल की दीवारें हैं, इन दीवारों को तोड़कर कोई आगे बढ़े, इसका इंतजार है। फिलहाल जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि स्थितियां मोदी जी के पक्ष में नहीं है। ये मोदी वो मोदी नहीं है जो 2014 में हम देखते थे। गर्ग साहब आप आए, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आप भी शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।